हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे और पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। कुछ घंटे पहले मैंने आउटकम्स के वीडियो डाला था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का था, तो उम्मीद करते हैं आपने देखा होगा। और अब शुरू करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको नोट्स देखने हैं, आपको बुक्स पढ़नी है। ये एक बस जो वीडियो है, चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी की तरह कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्ज़ाम में आए। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। और इसी को क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर पूछा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही जरूरी होती है, या क्यों जरूरी है पॉलिटिकल पार्टी। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि फॉर ए कॉमन मैन डेमोक्रेसी इज इक्वल्स टू पॉलिटिकल पार्टी। एक आम जनता के लिए डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब है कि उसमें पार्टी होगी और इलेक्शंस होंगे। मतलब बिना पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शंस कैसे होगा? सिंपल सा लॉजिक आप समझो। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी इज नेसेसरी टू ब्रिंग डाइवर्स पीपल ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म सो दैट बिगर इश्यूज कैन बी टेक केयर ऑफ। यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? एक टाइप की थिंकिंग का ग्रुप होता है। मतलब अगर कोई एक पार्टी से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब उनका कॉमन एजेंडा है, कॉमन थिंकिंग है। इवन आप कांग्रेस की बात कर लो, चलो राहुल गांधी की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे स्टेटमेंट वो दे देते हैं जिससे कि मजाक बन जाता है, फिर भी जो उनके पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर हैं या मेंबर है, कभी वो उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि उनको सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक टाइप की थिंकिंग उनको लेकर चलनी है। तो उसी तरह यहाँ कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है अलग अलग लोगों को, अलग अलग टाइप के लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आता है, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट दिमाग एक जगह जब आएंगे तो बिगर इश्यूज को भी शॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, तो ये है इसकी मतलब इसके ये फायदे हैं कह सकते हो, या इसकी ज़रूरत है ये। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि दे विन पॉपुलर सपोर्ट बाय इलेक्शन। दे विन मतलब इलेक्शंस तो वही लड़ेंगे और इलेक्शंस लड़ने के बाद जीतने की भी कोशिश करेंगे। और पॉलिटिकल पार्टी में बेसिकली कौन कौन लोग होते हैं? लीडर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं। एकदम ये बेसिक एलिमेंट्स भी है, बेसिक कंपोनेंट भी है, ये ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। और ध्यान रखना, इस चैप्टर में 2 और 3 नंबर के हिसाब से ही क्वेश्चन आएंगे, तो उसी हिसाब से आंसर भी करने हैं हमें। अगला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम्स में। तो बहुत सारे फंक्शन है, 7 फंक्शन है, तो उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि 3 फंक्शन या 4 फंक्शन इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन देख लेते हैं, कंटेस्टिंग इलेक्शंस। तो इसमें पहला सिंपल सा है कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या फंक्शन हुआ, तो कंटेस्टिंग इलेक्शन यानी इलेक्शन लड़ती है। दूसरा, मेकिंग पॉलिसीज, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिसीज बनाती है। तीसरा, लॉज, मेकिंग लॉज, कोशिश करना है आपको कि ये जो हेडलाइन लिखने के बाद पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है और आपको एक लाइन में इसको बस जस्टिफाई कर देना है अपने आंसर को। ठीक है, तो मेकिंग लॉज और मेकिंग पॉलिसीज। तो लॉ और पॉलिसीज में अंतर क्या है? तो लॉज हो गया कानून जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, अगर तोड़ेंगे तो हमको जेल होगी या फाइन देना पड़ेगा। पॉलिसीज मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई स्कीम आती है तो उसको हम पॉलिसीज कहते हैं। उसके बाद जो पार्टी जीत जाती है वो सरकार बनाती है, जो पार्टी हार जाती है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। उसके बाद अगला जो है, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी पॉलिटिकल पार्टी अपनी चुनावी वादों से, अपने प्रोमिसेस से, अपने डिबेट डिस्कशन से पब्लिक के ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश करती है, पब्लिक के माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करती है। और लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, यानी एक गवर्नमेंट और जनता के बीच में ये ब्रिज का काम करती है। मान लो कि कोई जनता है, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है, तो मोदी को तो वो फ़ोन नहीं करेगा कि मोदी मेरे घर ये प्रॉब्लम है या ये स्कीम मतलब हमें चाहिए। वो क्या करेगा, अपने रीजनल हेडक्वार्टर में जाएगा उस पॉलिटिकल पार्टी का, वो अपनी बात वहाँ रखेगा, वो अपने ऊपर ले जाएगा, वो अपनी बात वहाँ पहुँचाएगा। मल्टीपल लोग जब रीजनल पार्टी में अपनी कंप्लेन लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने हायर अथॉरिटी को वो बात बताएगा, फिर वो बात सरकार तक कैसे पहुँचेगी। यानी आम जनता और सरकार के बीच में पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? एक ब्रिज का काम करती है। तो इसी को बोला गया प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, एकदम दिमाग से नॉर्मल सोचोगे एकदम सेट है दिमाग में। अगला क्वेश्चन है कि क्राइटेरिया, इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, ईसीआई जिसको बोलते हैं, जो हमारे देश में सारे इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, तो कोई भी एक नॉर्मल जो लोकल पार्टी है वो स्टेट पार्टी कब बनेगी और नेशनल पार्टी कब बनेगी, मतलब क्या कंडीशन उसको फुलफिल करने होंगे स्टेट पार्टी बनने के लिए। और कोई स्टेट पार्टी बन गई तो फिर वो क्या कंडीशन फुलफिल करेगी जिससे कि वो नेशनल पार्टी बन जाए। तो पहले स्टेट पार्टी के कंडीशन देख लेते हैं।
तो सबसे पहला कंडीशन है कि 6% टोटल वोट्स उसको मिलने चाहिए लेजिस्लेटिव इलेक्शन में। लेजिस्लेटिव इलेक्शन यानी सीएम का जो इलेक्शन होता है स्टेट के अंदर, तो जितना भी वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है तो उसका 6% उसको वैलिड वोट्स मिलने चाहिए, मतलब जितने लोगों ने वोट दिया उसका 6% उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए। और जो विधानसभा है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें 2 सीट, जैसे राजस्थान की बात कर लेते हैं, 200 सीट है राजस्थान में, तो कम से कम 2 सीट उसको जीतनी होनी चाहिए और 6% टोटल वोट मिला होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर वो फुलफिल कर लेता है तो उस पार्टी को इलेक्शन कमीशन कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, एज ए स्टेट पार्टी। अब ये दोनों, जब स्टेट पार्टी कोई बन जाती है, कोई लोकल पार्टी पहले स्टेट पार्टी बनेगी और स्टेट पार्टी से फिर वो नेशनल बनेगी, तो अब नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करना होगा, तो यहाँ पे 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है। तो पहला कंडीशन क्या है कि 6% टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। यहाँ पे ध्यान रखना है, अब लोकसभा इलेक्शन यानी पीएम का जो इलेक्शन होता है उसमें 6% वोट चाहिए होंगे उस पॉलिटिकल पार्टी का। और दूसरा कंडीशन है कि उसका जो प्रेजेंस हो कम से कम 4 स्टेट में हो, मिनिमम 4 स्टेट में प्रेजेंस हो। लॉजिक सिंपल सा है यार, कि मान लो कि 140 करोड़ जनसंख्या है, सपोज डेट 100 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, मान लो बच्चे बच्चे हटा दो, 100 करोड़ वोटिंग है, तो 100 करोड़ का 6% इसको कितना होगा, समझो 6 करोड़ हुआ। तो 6 करोड़ अगर उसको वोट चाहिए होगा तो क्या एक स्टेट में प्रेजेंस होने से उसको मिल जाएगा। मान लो राजस्थान में वैलिड वोट मान लेते हैं 6 करोड़ है, तो सारे के सारे उस पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ी वोट मिल जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा स्टेट में वो इलेक्शंस लड़ेगी तो उतने ही चांसेस हैं कि इस 6 करोड़ के आंकड़े को या 6% वोट को वो हासिल कर ले। तो यानी कंडीशन रखा गया कि मिनिमम 4 स्टेट में वो इलेक्शन लड़ रही हो या उसका प्रेजेंस हो उस पॉलिटिकल पार्टी का। और तीसरा कंडीशन है कि 4 सीट लोकसभा इलेक्शन में वो जीत जाए। जैसे स्टेट के लिए था 2 सीट, यहाँ पे लोकसभा में 4 सीट जीतना होना चाहिए। तो ये दोनों स्टेट पार्टी के लिए, मतलब स्टेट पार्टी और नेशनल के लिए ये कुछ कंडीशंस है, तो ये पता होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन बनता है, मैंने पूरा डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन आपको नोट्स या बुक में पूरा देखना है इन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड टोटल 7 नेशनल पार्टी है भारत में जिनके बारे में बुक में डिस्कस किया गया है। तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, और ये भी कौन से ईयर में ये पॉलिटिकल पार्टी बनी, उनका नाम क्या, उनके फाउंडर कौन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। जब कहते हैं ना कहावत कि अगर मतलब अगर किस्मत खराब हो तो ऊँट पे बैठे बौने इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, तो छोड़ हम कुछ भी नहीं सकते, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो कांग्रेस के बारे में 1885 में बनी, बीजेपी 1980 में बनी, 1984 में बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम 1965, सीपीआई 1925, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, नोट्स में प्रॉपर मेंशन है और आपके बुक में भी है, तो प्लीज़ इसको देख लेना। हो सकता है क्रोनोलॉजी में आ जाए कि कौन सा पार्टी कब बनी है, इसको अरेंज करो, या किसकी आइडिया कैसी है, तो इसको एक बार ज़रूर देखना है आपको। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या क्या हर्डल्स है, क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो पहला चैलेंजेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अंदर डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं है, यानी कोई इलेक्शन सिस्टम नहीं है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, जब आज़ादी से पहले, आपको पता होगा नेशनलिज्म इन इंडिया में आपने पढ़ा होगा कि हर साल वहाँ पे इलेक्शंस होते थे प्रेसिडेंट के लिए, कि पार्टी प्रेसिडेंट कौन बनेगा दिसंबर वाले सेशन में। बट आज तुम देखोगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कभी इलेक्शन का तुमको नहीं आता है कि पार्टी का हेड कैसे बनाएगा, इलेक्शन कराएंगे या और नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं, इलेक्शन सिस्टम नहीं है, और ऑर्डिनरी मेंबर्स को भी आगे आने का कोई मौका नहीं मिलता है। हो सकता है कि रूट यानी ग्रास रूट लेवल पे अच्छे लीडर हो तो उनको ऊपर उठने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि इलेक्शन सिस्टम नहीं है। उसके बाद दूसरा चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी एक ही खानदान का वर्चस्व होना पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, मतलब दूसरे को मौका ही नहीं देना। एकदम बेस्ट एग्जाम्पल इसका कांग्रेस आप देख सकते हो। आज़ादी के बाद कांग्रेस में बहुत ऐसे ऐसे लीडर हुए जो बहुत अच्छे काम कर सकते थे। इवन आज़ादी से पहले से उनका नाम है और अभी भी नाम है। लेकिन तुम देखोगे गांधी परिवार, मतलब राहुल गांधी और उनकी जो डायनेस्टी है, एक ही खानदान का रूल चल रहा है, कोई और दूसरा आगे नहीं आता है। एक ही कभी ये कभी वो पार्टी प्रेसिडेंट ऐसे चलता रहता है। तो बहुत सारे ऐसे बेटर लीडर हैं, उनमें बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं जो आगे बढ़ के
मतलब कुछ कर सकते हैं, अच्छा नाम कर सकते हैं, बट चांस नहीं मिलता। तो ये प्रॉब्लम है डायनेस्टिक सक्सेशन, बस एग्जाम्पल आप कांग्रेस में देख सकते हो। तीसरा जो चैलेंज है मनी एंड मसल पावर का, तो मनी एंड मसल पावर में क्या है चैलेंज, मतलब किस तरह से कि यहाँ पे पैसा और ताकत यानी गुंडा वाला ताकत की हम बात करें तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। यानी रिच पीपल, पैसे वाले लोगों के हिसाब से सरकार अपने डिसीजंस और पॉलिसीज़ को भी बदल देती है, और पार्टी अक्सर क्रिमिनल्स को और ताकतवर लोगों को टिकट देती है जिससे कि उनके जीतने के चांसेस हो। और लास्ट चैलेंज कहता है, यानी चौथा चैलेंज, बीइंग अ मीनिंगफुल चॉइस, मतलब ढंग की कोई चॉइस तो है ही नहीं, मतलब हर शाख पे उल्लू बैठा है, मतलब कह सकते हो कि किसको सेलेक्ट करें, सब तो उल्लू ही है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी साउंड सिमिलर टू वन अनदर, सब पॉलिटिकल पार्टी एक जैसे ही साउंड होते हैं, एक ही जैसे हैं। पीपल हैव नो चॉइस देन चूजिंग द बेटर ऑफ टू इविल्स, और जनता किसको चुनती है कि दो इविल्स, दो शैतान में से जो थोड़े कम शैतान है, जो थोड़े ढंग के हैं, उनको सेलेक्ट करती है, चाहे वो मोदी हो चाहे वो कांग्रेस का हो। सब करप्ट है, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन दूध का धुला कोई नहीं है। तो यही चीज़ कह रहा है यहाँ पे इस पॉइंट में कि ढंग की चॉइस बिल्कुल नहीं है, बस जनता उसको सेलेक्ट करती है जो थोड़े लेस करप्ट है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेज टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को हम कैसे रिफॉर्म्स कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या करता है, कहता है कि पहले जो था कोई भी एमपी और एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते थे कि शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कर लेते थे। यानी कांग्रेस से इलेक्शन लड़ी, बीजेपी में चले गए, बीजेपी से लड़ी, कांग्रेस में आ गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बना दिया कि आप अगर इलेक्शन जीतने के बाद अगर आप चेंज करते हो पॉलिटिकल पार्टी तो आप अपने सीट को भी लूज कर जाओगे। तो यानी एंटी डिफेक्शन लॉ बनने से लोग ये स्विचिंग वाला काम थोड़ा कम होता है अब। ठीक है, दूसरा जो हम रिफॉर्म कर सकते हैं कि या किया गया है, बेसिकली कर सकते नहीं, ये सारी चीज़ हो चुके हैं। तो प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग नॉमिनेशन, यानी जब भी आप नॉमिनेट करोगे अपने आप को एज ए इलेक्शन कैंडिडेट, आप लड़ने के लिए आ रहे हो, तो आपको एक एफिडेविट देना होगा गवर्नमेंट पेपर पे, बॉन्ड पेपर पे, कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये बेसिक डिटेल आपको बतानी पड़ेंगी। तो ये चीज़ हुआ जिससे कि पता चल सके कि उसकी बैंक बैलेंस कितनी है, कि फ्यूचर में कोई करप्शन करे तो पता चल जाए कि पहले कितना था और अब कितना है। उसके बाद तीसरा काम क्या किया गया है कि मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन और आईटी रिटर्न्स, कि सब कोई आईटी एंड इनकम टैक्स जमा करेगा और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इलेक्शन हो। तो बस ये एक फॉर्मेलिटी मात्र का रह गया है, कोई इलेक्शंस वगैरह प्रॉपर नहीं होता, बस फॉर्मेलिटी के नाम पे जो चीज़ें थोड़ी बहुत हो जाती है। तो ये तीन चीज़ें करा गया है, बट इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इसको, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने में, लेकिन ये तीन चीज़ें हुई हैं। तो ये ध्यान रखना है। हाँ, ऐसा नहीं कि यही चीज़ तीन चीज़ें हैं, मतलब क्वेश्चन अगर और भी ज़्यादा हो तो बहुत सारे बुक में तुमको मिल जाएंगे, नोट्स में भी तुम देखना, फ्यूचर रिफॉर्म्स के नाम से। यानी फ्यूचर में भी, और ये तीन चीज़ तो हो चुकी है, लेकिन फ्यूचर में भी और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे औरतों को 1/3 सीट रिजर्व कर दिया जाए, मीडिया का रोल बढ़े, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो, तो ऐसे बहुत सारे, और जितने भी इलेक्शन हो स्टेट फंडिंग और गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल रखे, तो इस टाइप के और भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है जो कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट है इसमें, तो एक बार देख लेना बुक या नोट्स। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि पॉलिटिकल पार्टी आर ग्रुप ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक माइंडेड पीपल विद सेम व्यू एंड ओपिनियन। शुरू में ही हमने बात किया था कि पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं एक ही तरीके के सोच रखते हैं, एक ही व्यू, एक ही ओपिनियन है, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे वो आते हैं। ये एक पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये कह रहा है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ वन कॉमन एम एंड इज टू अटेन पावर। सारे पॉलिटिकल पार्टी का एक कॉमन एम होता है कि पावर में आना, यानी गवर्नमेंट बनाना, ठीक है, जिसके लिए वो इलेक्शंस लड़ते हैं और उसको जीतने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, कह रहा है कि द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एग्री टू द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी विथ अ व्यू टू प्रोमोट कलेक्टिव गुड। यानी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जो प्रोग्राम और पॉलिसीज़ बनाती है वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाने की कोशिश करती है, जिससे कि कलेक्टिव गुड हो, सबका विकास हो सके। कलेक्टिव यानी सबको लेकर चलना, सबके लिए आगे बढ़ने के लिए एक प्रोग्राम बने या लॉ बने। तो इस टाइप के व्यू से वो एक साथ आती है और पॉलिसी और प्रोग्राम बनाती है कि सबका साथ, सबका विकास हो।
उसके बाद लास्ट पॉइंट कह रहा है कि द पॉलिटिकल पार्टी रन विद द हेल्प ऑफ लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 3 चीज़ों से रन होती है, एक लीडर होता है, एक एक्टिव मेंबर्स होते हैं और एक फॉलोअर वाला पार्ट होता है। तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। हाँ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, सिंगल पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है और एग्जाम्पल्स। सिंगल पार्टी सिस्टम यानी ऐसे देश जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो। 2 पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम या डुअल पार्टी सिस्टम ऐसी, यानी कि 2 पॉलिटिकल पार्टी हो। एग्जाम्पल यूएसए, यूके, यहाँ पे सिंगल पार्टी का एग्जाम्पल चाइना। और मल्टी पार्टी सिस्टम हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इसमें मतलब मल्टीपल पार्टियां हो, लगभग 3000 के आसपास हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, यानी 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी हो। तो ये तीनों चीज़ में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो होगा ओनली सिंगल पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, द इलेक्ट्रल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कॉम्पिटिशन फॉर पावर, ठीक है। दूसरे पार्टी को बैन कर दिया जाता है इसमें, ना कोalition का उम्मीद है कि कोalition भी नहीं होगा, दूसरा पार्टी होगा नहीं तो कंपटीशन ही खत्म हो गया। इसमें क्या होता है कि कोई कोalition का सिस्टम नहीं बनता है। कोalition आपको पता ही है, गठबंधन। तो इसमें क्लियर मेजोरिटी मिलता है जो भी पार्टी इसमें खड़ी होती है, ठीक है। और थर्ड, जो मल्टी पार्टी सिस्टम, इसमें कोalition बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, गठबंधन वाला पार्ट यानी अलायंस भी इसको हम कहते हैं। और थोड़ा ये अच्छा नहीं होता है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इसमें सरकार गिरने के चांसेस भी होते हैं इसमें। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। इसको और अच्छे से एक बार बुक में देख लेना, मतलब मुझे बस बताना था कि ये भी देख लेना है आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप नोट्स ले सकते हो, और कोई भी डाउट वहाँ पे आप अपना क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।